नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ व्लादिमीर पुतिन चाहे रशिया वापस चले गए हो, इनकी विजिट का जो आफ्टर माथ है ये अभी भी ये महसूस कर रहे हैं। कई अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट और कई चाइनीज जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट लगातार कमेंट कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन की इंडिया विजिट के बारे में। और एक बात आप देखोगे चाइनीज साइड से बार बार दोहराई जा रही है कि व्लादिमीर पुतिन भारत और चाइना को और करीब ला सकते हैं। इधर आप देख पाओगे, इस पर बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। क्लोजेस्ट फ्रेंड्स व्हाट द ऑफिशियल चाइनीज मीडिया, अगेन जो मैं यहां पर चाइनीज मीडिया की बात कर रहा हूं, ये जो इनका सरकारी चाइनीज मीडिया है ये क्या कह रहा है ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। यहां पे आप देख पाओगे ओवरऑल जो स्टेटमेंट्स आई हैं चाइना की तरफ से व्लादिमीर पुतिन की विजिट को लेकर ये काफी पॉजिटिव है और इसके कई रीजन भी है। सबसे बड़ा रीजन तो मैं यहां पर ये कहूंगा कि व्लादिमीर पुतिन की इंडिया विजिट में कोई डिफेंस डील की ना अनाउंसमेंट करी गई है ना कोई डिफेंस डील हुई है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे इस पर बहुत सारे लेख लिखे जा रहे हैं आज के समय। और इस बात को देखकर ना सिर्फ चाइना, यूएस भी काफी खुश है कि व्लादिमीर पुतिन भारत में आए। ना Su-57 सुखोई 57 की कोई डील हुई, ना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई कि भारत और इनको खरीदेगा या कोई डील होने वाली है। इस पर ऑब्वियसली रशियन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कमेंट कर रहे हैं कि हाँ S-400 हो सकता है कि भारत और परचेज करेगा, या फिर इस पर डिस्कशंस काफी हो रही हैं कि इवन इंडिया S-500 परचेज कर सकता है फ्रॉम रशिया। कोई भी डील ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं मुड़ा। एक्चुअली डिफेंस डील के नाम पर कुछ हुआ ही नहीं इस पूरी विजिट में। इवन आप एक बात नोट करिएगा, जो रेलोस एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही थी जिसके अंडर रशिया यूज कर सकता है इंडिया के बेसिस, इसको भी कहीं पर मेंशन नहीं किया गया। बात हो रही है कि हाँ रेटिफाई हो चुका है एग्रीमेंट और रेलोस एग्रीमेंट एक्टिव हो चुका है, बट आप कह लीजिए बहुत ज्यादा इसको अंडर द रेडार किया गया है। कोई इसके बारे में स्पेशल अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है। और ये चीज देखिए यूएस को भी सूट करती है और चाइना को भी सूट करती है। चाइना के पर्सपेक्टिव से इंडिया रशिया के रिलेशंस वैसे अच्छे रहे, व्लादिमीर पुतिन इंडिया आके घुमाए, न्यू दिल्ली को विजिट करे, पीएम मोदी जाए रशिया में, ब्रिक्स बना रहे, वो सब ठीक है। जब रशिया वेपन्स बेचना स्टार्ट कर देता है इंडिया को, वहां पर चाइना के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज है जो डायरेक्टली चाइना को इंपैक्ट करती है। और सेम केस आप अगर देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी है। उनके मीडिया ने बहुत ज्यादा ये बात फैला दी थी कि इंडिया S-500 परचेज कर लेगा रशिया से। इस बार तो बहुत बड़ी कोई डील हो गई है। मुझे याद है एक तो अमेरिकन न्यूज आउटलेट ने यह भी न्यूज फैला दी कि इंडिया ने कोई अटैक न्यूक्लियर सबमरीन की डील कर दी है रशिया के साथ। वो भी फेक न्यूज थी, मैंने आपको बताया था। तो चाइना के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो जो इनके विदेश मंत्रालय के स्पोक्समैन हैं, इन्होंने अब सीधा एक चीज पर टारगेट कर लिया है कि ये मीटिंग हो गई, व्लादिमीर पुतिन पहुंच गए भारत में, यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार गए हैं भारत में, ये विजिट हो चुकी है। अब RIC की बारी है। आप देखोगे चाइना बार बार RIC को पुश कर रहा है कि तीनों कंट्रीज के लीडर्स इकट्ठा एक समिट के लिए अगर आएंगे ना, तभी यूएस को एक प्रॉपर जवाब जाएगा कि रशिया, इंडिया, चाइना ये अपने सारे डिफरेंसेस मिटा के, एक्चुअली इंडिया रशिया के कोई डिफरेंसेस है नहीं, प्राइमरली इश्यूज इंडिया चाइना के ही हैं, बट ये ट्राइलैटरल ग्रुप अपने सारे इश्यूज भुलाकर इकट्ठा आ रहा है। और यहां पे आप देख पाओगे इनकी स्टेटमेंट है, चाइना, रशिया, इंडिया आर लार्ज डेवलपिंग इकोनॉमीज and important participants in the global south. Maintaining good relations not only meets the interest of three countries but also contributes to peace, stability, prosperity in the region and around the world. तो चाइना अपनी तरफ से यहां पर यह कह रहा है कि RIC की मीटिंग करना सिर्फ इन तीन देशों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, विश्व शांति के लिए इन तीनों देशों को इकट्ठा आना होगा और आपस में कोऑपरेशन बढ़ानी होगी ना। ये तो हमने बात करी है चाइना के रिएक्शन की। यूएस की तरफ से आप अगर देखोगे तो मोस्ट रिसेंटली ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं ब्लूमबर्ग में, यूएस मीडिया में, कि इंडिया की जो अनशेकेबल पार्टनरशिप थी रशिया के साथ, अब ये इट इज नाउ फ्रेइंग। फ्रेइंग का मतलब होता है देखिए कोई चीज जो अब घिस रही है, पुरानी सी हो चुकी है, धीरे धीरे कमजोर सी हो रही है। सो यहां पे आप देख पाओगे ये जो आर्टिकल है बाद में इंडिया में भी बहुत पब्लिश किया गया, इंडियाज वंस अनशेकेबल टाइज विद रशिया आर फ्रेइंग। ये बोलने का एक बड़ा रीजन यहां पर यही है, कोई डिफेंस डील नहीं हुई। व्लादिमीर पुतिन भारत में कई सालों बाद आए हैं और अभी भी यूएस को लगता नहीं है कि भारत, चाइना और रशिया मिलकर एक RIC का समिट करने वाले हैं ना। अभी तक हमने यहाँ पर पर्सपेक्टिव देखा है चाइना की साइड से, यूएस की साइड का भी मैंने आपको बता दिया, वो भी बहुत खुश हैं कि डिफेंस डील नहीं हुई। बट क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि पुतिन की इंडिया विजिट से ज्यादा फायदा किसको मिला है, एक डेस्परेट रशिया को या फिर एक स्ट्रैटेजिक भारत को? इसको लेकर यूक्रेन के एक बहुत ही फेमस जियोपॉलिटिकल थिंकर है, इन्होंने बहुत अच्छा अपना एक ओपिनियन शेयर किया रिसेंटली। यहाँ पे आप देख पाओगे, तारस इनका नाम है, और इन्होंने ये कहा है
कि भारत ने लाल कारपेट बिछाकर व्लादिमीर पुतिन के लिए वेस्ट को एक मैसेज तो सेंड कर दिया, बट एट द सेम टाइम इंडिया ये चाहता है कि यूएस से भी इन्वेस्टमेंट्स आती रहे। जैसे आपको पता है गूगल $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है भारत में, कई अमेरिकन कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही है। अल्टीमेटली भारत समझता है, ये मैं यूक्रेन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट की मैं बात कर रहा हूं, कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमको ज्यादा यूएस से मिलेगा और रशिया को हम एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज कर सकते हैं कि अगर यूएस हम पे कड़ी शर्तें रख रहा है तो हम रशिया के साथ रिलेशंस कुछ हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। एटलीस्ट ये पर्सपेक्टिव है यूक्रेन का। यहां पे आप देख पाओगे इंडिया कनिंगली यूज व्लादिमीर पुतिन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ये बात यहां पर ये कह रहे हैं क्योंकि यूक्रेनियंस भी इस विजिट को देख रहे थे। यूक्रेनियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप अगर देखो तो इन लोगों को ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि पुतिन भारत में आए और कोई डिफेंस डील नहीं हो पाई, मतलब कि रशियंस अपना डिफेंस का सामान इंडियंस को बेच नहीं पाए, रशियंस को कोई बिजनेस यहां पर नहीं मिलेगा। इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर बात करें तो हम लोग रशिया से चीप ऑयल लगातार परचेज कर रहे हैं। ये डिस्काउंटेड ऑयल से भारत को फायदा हो रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे सिंस रशिया के पास ज्यादा ऑयल के बायर्स है नहीं, भारत बहुत ज्यादा कड़ी शर्तें रखेगा ऑयल बाय करने में और इसमें रशिया को लगता नहीं है कि ज्यादा फायदा होने वाला है। एटलीस्ट ये यूक्रेनियन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट का मैं आपको पर्सपेक्टिव बता रहा हूं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यूक्रेनियंस ये भी नोट कर रहे हैं कि पहली बार कई दशकों में रशिया डायरेक्टली टेक्नोलॉजी बेचने को आ रहा है। आपने देखा होगा रशियन साइड से बहुत सारे ऑफर हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, हम आपको ये रॉकेट का ये पार्ट कैसे बनाना है ये हम आपको बता देंगे, हम आपको ये टेक्नोलॉजी दे देंगे। बेसिकली ये लोग मान के चल रहे हैं कि रशिया आज के समय बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग पोजीशन में है, जहां पर ये लोग ट्रेड एक्सेस पाने का प्रयास कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक मिलिट्री टेक्नोलॉजी बेचकर, पर्टिकुलरली न्यूक्लियर सबमरीन्स बेचकर, जो अगेन कोई ये इसकी डील वैसे हुई नहीं है, बट वेस्ट में ये बात काफी फैला दी गई है कि एक न्यूक्लियर डील हुई है भारत और रशिया के बीच में। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से, यूरोप काफी हद तक चुप है इस विजिट को लेकर, चाइना काफी खुश नजर आ रहा है और यूएस भी काफी सेटिस्फाइड है ये देखकर कि इंडिया और रशिया ने कोई ग्राउंड ब्रेकिंग तो नहीं कर दिया व्लादिमीर पुतिन की विजिट में। सो इंडिया की स्ट्रैटेजी अभी के लिए क्लियर लग रही है, रशिया से चीप ऑयल परचेज करो और होपफुली यूक्रेन और रशिया की जो जंग है जब ये खत्म हो जाएगी उसके बाद हम परहैप्स रशिया से और टाइप की डिफेंस डील्स कर पाएंगे। अभी के लिए देखना यहां पर ये होगा भारत को कि रशिया जो कह रहा है कि ये इंडिया से ज्यादा सामान परचेज करेंगे, क्योंकि इंडिया रशिया ट्रेड काफी हद तक फनी लगता है। हम बस रशिया से सामान खरीद ही रहे होते हैं, बेचते हैं इनको बहुत कम है। रशियन ने रिसेंटली कहा है कि अब ये इंडिया से और सामान परचेज करेंगे। इनके पास रुपीज भी आप अगर देखो तो बिलियंस की संख्या में इकट्ठा हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली ये इंडिया से सीमेंट या फिर फार्मास्यूटिकल्स बहुत सारी आइटम्स परचेज करना चाहेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो क्या जेन्युइनली रशिया के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ये कम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसको लेकर आने वाले समय में बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी और मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में भारत ने एक देश में पूरा फील्ड हॉस्पिटल ओपन कर दिया ऑपरेशन सागर बंधु के अंडर, ताकि वहां पे हजारों लोगों की जान बचाई जा सके। बताइए किस देश में हाल ही में भारत ने एक फील्ड हॉस्पिटल ओपन किया है, एक फुल्ली ऑपरेशनल फील्ड हॉस्पिटल, जिससे ऑलरेडी बताया जा रहा है कि 1250 लोगों को ट्रीट कर लिया गया है और परहैप्स कई लोगों की और जान बचाई जाएगी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर नेपाल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। करियर 247 मीन्स जॉब्स। हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता। वेल अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं, क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM, जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है।
आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की, तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। और आप सबको याद रखनी है ये डेट 13th of December, क्योंकि ये आखिरी दिन है करियर 247 के डेटा एनालिटिक्स बैच को ज्वाइन करने का। ये बैच बाय द वे आज शुरू हो चुका है। आज मतलब कि 6 दिसंबर को ये बैच स्टार्ट हो चुका है। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।